अब आप बच्चे हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ change in configuration it is the ratio of change in configuration to the original configuration, to the original configuration is called strain, is called strain. ठीक, नीचे लिख strain इक्वल टू change in configuration upon original configuration. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके नीचे लिखें, ये होती है यूनिट लेस और ये होती है डायमेंशन लेस। ये यूनिट लेस होती है, ये डायमेंशन लेस होती है। क्लियर? लिख लिया? हेडिंग डाल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखो इसमें। इट इज अ चेंज, सॉरी ऐसा लिख, if there is change, if there is a change in length, if there is a change in length of a body, then strain developed is called longitudinal strain, is called longitudinal strain। नीचे लिख longitudinal strain इक्वल टू, बता भाई क्या, नहीं जनरल फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ क्या हो जाएगी, चेंज किस चीज़ की होगी, चेंज इन लेंथ। यहाँ लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। जो ऊपर जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इसी चीज़ से फॉर्मूला बनाते रहेंगे। यहाँ पर किस चीज़ की चेंज होती है, लेंथ की। तो किस चीज़ में चेंज है, लेंथ में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे हम लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। अब लिख नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
इसमें लिख, इफ देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, if there is a change in volume of a body, then strain developed is called volumetric strain. Volumetric strain. नीचे लिख, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू, हाँ भाई बोल, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी। नीचे लिख नंबर 3, नंबर 3, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन लिख बेटे, शियरिंग स्ट्रेन में, इफ देयर इज अ चेंज इन, हाँ भाई, इफ देयर इज अ चेंज इन शेप, if there is a change in shape of a body, shape of a body without change in volume, without change in volume, then strain developed is called shearing strain, is called shearing strain. क्लियर? नीचे लिख फॉर्मूला, shearing स्ट्रेन इक्वल टू, हाँ भाई बोल, ये होता है इक्वल टू, हाँ ये होता है इक्वल टू शेयरिंग एंगल, शेयरिंग एंगल, शेयरिंग एंगल के बराबर, शेयरिंग एंगल, शेयरिंग एंगल को फाई से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं फाई। देख ये एंगल होता है वो फाई, ये वाला फाई, तो इसे हम tan फाई लिख सकते हैं, क्यों? सिंस फाई इज स्मॉल है भाई, इसलिए tan फाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? tan फाई लिख लो, tan फाई। और अगर देख ध्यान से समझ, अगर मान लो ये L है लेंथ और ये X है, तो इसे हम क्या भी लिख सकते हैं? X अपॉन L, X अपॉन L। डायग्राम बना ले। चल एक क्वेश्चन लिख, अ वायर ऑफ लेंथ, a wire of length 125 centimeter हाँ भाई क्या लिखा? stretches them stretches a wire of length 125 centimeter stretches, then its length increases, by 0.02%,
0.02%, 0.02%. Full stop. Find the longitudinal strain. Longitudinal strain. Longitudinal strain. सॉल्यूशन देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू फॉर्मूला बता, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कितना? देखिए काम कर, मैं तो तरकीब बताऊं। डेल्टा एल 0.02 ले ले और एल को 100 ले ले, एल को 100 ले ले भाई, यही आंसर है। 2 इंटू 10⁻⁻⁴। पूरी लेंथ लेने की जरूरत ही नहीं है, तुझे पता है ना कि 100 में इतना है, तो उसी के हिसाब से निकाल ले। 100 में डेल्टा एल दे रखा है ना, तो समझ में आई? तो अगर तू पूरी लेंथ लेगा तो फिर तेरा ये भी बदल जाएगा, रेशियो उतना ही आना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिख। देख भाई, एक वायर है, ठीक? यहां पर हमने इसमें एक वेट लटकाया, बोलो भाई, एक लोड लटकाया कैपिटल एम मास का, और ये नीचे को एक्स खिंच गई ये, तो शुरू में इधर की लेंथ भी एल है ये, और इधर की भी लेंथ एल है, ऐसे। बोल भाई, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर। Find the longitudinal strain in the wire if x very less than L. x very less than L. देख कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें। longitudinal strain इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल। बता भाई, अब देख गौर कर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √L² प्लस x²। ये कितनी हो जाएगी? √L² प्लस x²। बता भाई, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का मतलब क्या है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। बता भाई, है? एल फाइनल कितनी हो जाएगी पूरे वायर की? देख एक काम कर, ये यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी लेंथ एल फाइनल हो गई, 2√L² प्लस x², और एल इनिशियल कितनी हो गई? 2L, और एल इनिशियल कितनी हो गई? 2L। सही? बता भाई, ये 2 जो है कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया। बताओ जी, अब देख इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
1 प्लस एक्स अपॉन एल की पावर 1/2 माइनस 1। बता है। अब देख इधर, x बहुत छोटा है तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम जानते हो? तो याद आएगा 1 प्लस 1/2 एक्स अपॉन एल माइनस 1, 1 से 1 कट गया, एक्स अपॉन 12, ये इसका आंसर। बाइनोमियल थ्योरम लगेगी है। कोई शक? यहां पर ये खास बात है। बाइनोमियल थ्योरम को अलग से बताऊं, आती है हैं? तुझे आती है? देख ये होती है बाइनोमियल थ्योरम, अलग से देख। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से आयु चलती जाती है। और अगर ये x जो है 1 से बहुत कम होता है तो ये आगे का ख़त्म हो जाता है, तो खाली इतनी लग जाती है। मैंने फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ाया, उसे आप चेक कर लेना आज एक बार जाए है। हेडिंग डालें हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, for small deformation, for small deformation stress is directly proportional, stress is directly proportional to strain, to strain, full stop. This is known as Hooke's law. This is known as Hooke's law. ठीक, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कब लगता है? हमेशा नहीं लगेगा ये स्मॉल डिफॉर्मेशन में लगेगा। जब भी हुक्स लॉ लिखें तो ये लाइन जरूर लिखें, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। क्लियर? अब नीचे लिखें स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। जब इसे प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन, कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। बोल बेटा, तो इससे ई हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, where E is a proportionality, हाँ हाँ भाई क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देख भाई, अब ध्यान से समझ, कुछ क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, ठीक। बोले नंबर 1, ई, इसमें लिख ई डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हाँ भाई, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। बोल नंबर 2, E does not depend upon, E does not depend upon, E does not depend upon स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देख बेटे क्यों नहीं करता डिपेंड, अगर स्ट्रेस बढ़ाएगी तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, फिर और स्ट्रेस बढ़ा और स्ट्रेन बढ़ जाएगा। अगर तूने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट आएगी, एक मटेरियल के लिए एक ही होता है। किसकी चीज पर डिपेंड करता है ये, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। और ये किस पर डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर। इस बात को ध्यान रखना है। बोल, एक बात याद रखना, रिमेंबर। बेटे इधर देख, रिमेंबर, इसमें याद रखना इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल IMF। IMF का मतलब जानती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये याद रख ले, जब भी तुझे इलास्टिसिटी की जानकारी देनी है बोल तो इस फंडे का यूज करना, ठीक है। कहो जी इस फंडे का यूज थोड़ा सा करके बताओ। मान लो किसी मटेरियल का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कोई भी एक मटेरियल ले ले, कॉपर ले लिया मान लो, या कोई भी एक मटेरियल ले ले, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो IMF क्या हो जाएगा, IMF घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, IMF डिक्रीज हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, है डिक्रीज हो जाएगी। इंप्लाइज इलास्टिसिटी डिक्रीजेस। ऐसे करके फंडे का यूज करना, जल्दी कर। देख एक और सबक देता हूं तुझे, कहो सबक 2। देख भाई एक और पॉइंट बताता हूं। मान लो हमने किसी मटेरियल में इम्प्योरिटी डाल दी, है, ड्यू टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डाल दी तो इससे हार्डनेस इंक्रीजेस, हार्डनेस इंक्रीजेस। बोल भाई, हार्डनेस क्या हो गई, IMF। अरे IMF है इंक्रीजेस, IMF क्या हो गई, और इलास्टिसिटी इंक्रीजेस। तो हार्डनेस से इलास्टिसिटी क्या हो जाया करेगी, बढ़ जाया करेगी। हार्डनेस मतलब इम्प्योरिटी मिला के हार्डनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, इसका मतलब IMF बढ़ गया, IMF बढ़ गया, इसका मतलब इलास्टिसिटी बढ़ गई। तो ये फंडा बनाया मैंने, इसे ध्यान से रखना। आगे देख, हुक्स लॉ पढ़ लिया,
जनरल फंडा पढ़ लिया इलास्टिसिटी का, कहो पढ़ लिया। तो ई को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ। ये कितने प्रकार के होते हैं? नीचे लिख, टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बता बेटे। नंबर 1, ये किस पर डिपेंड करते हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। बोलो, किस पर डिपेंड करते हैं? हाँ, तो जितने प्रकार की स्ट्रेस और स्ट्रेन होंगे उतने प्रकार का ये होगा। बोलो, तो आपने क्या लिखा? टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें लिखो नंबर 1 यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स, इसे किसे डिनोट करते हैं? वाई से, सॉरी, इसे किसे डिनोट करते हैं? वाई से, यंग्स मॉडुलस। बोलो बाल को, यंग्स मॉडुलस। लिख इसमें, इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain बता भाई। तो y इक्वल टू क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal strain इक्वल टू, हाँ बोल भाई, F अपॉन ए, और ये डेल्टा L अपॉन L। ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन ए डेल्टा एल। बता भाई, यार बोले तो करो भाई। लिख लिया? नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली सॉलिड्स हैव यंग्स मॉडुलस। तो इसका मतलब जब ये सॉलिड का ही होता है तो लिक्विड और गैस का कितना होता होगा? फिर 0 होता होगा, है ही नहीं उसका, है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, फॉर आइडियल रिजिड बॉडी, फॉर आइडियल रिजिड बॉडी, यानी सॉलिड में अगर आइडियल रिजिड बॉडी हो, सॉलिड के लिए तो होता है ना, और आइडियल रिजिड बॉडी हो तो y इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। y इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आइडियल में कोई खिंचाव नहीं होता, कोई खिंच नहीं सकता, स्ट्रेन 0 होगा। स्ट्रेन क्या होगा? 0। जल्दी बोल। SI यूनिट ऑफ y बताना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। बता भाई, याद रख लोगे? हैं? डायमेंशन बताना, लिख डायमेंशन ऑफ y, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू, बोल, ml -1 t -2। जो स्ट्रेस की होगी ना वो इसकी होगी, स्ट्रेन की तो होती ही नहीं। बता भाई। अब नीचे लिख नंबर 2, नंबर
टू बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बेटा इसे हम डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को बी से, या कभी कभी के से डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ों से डिनोट किया जाएगा, वैसे वो बताया जाएगा उस जगह जहां ये यूज हो रहा होगा, ठीक है। जनरली बी और के से डिनोट करते हैं। बताओ, इसमें लिख, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लिख लिया? तो बच्चे इसे हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बता, अब रखिए चेंज इन प्रेशर के बराबर। यहां पर जो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, वो चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है इस जगह, इस वालों में खासकर। इस वालों में डेल्टा पी के बराबर लिखना है इसे। किसके बराबर लिखना है? डेल्टा पी के बराबर। बोलो। और डेल्टा पी और वॉल्यूम स्ट्रेन बता भाई कितना? डेल्टा वी अपॉन वी। और इसमें एक खास काम और करना है तुम्हें, पूछो क्या? अगर वो नहीं करा तो सब बेकार है। यहां पर एक माइनस लगाना है, तो इससे इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। नेगेटिव साइन पर आप लिखवा दो, या लिख ले। नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट when stress increases, stress then volume decreases, then volume decreases। अरे लाइन याद कर लो यार, कर ली? नीचे लिख, SI यूनिट ऑफ बी। बी की यूनिट भी वही होगी जो वाई की है। SI यूनिट ऑफ बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है भाई। डायमेंशन ऑफ बी दो ही लिख दो, ये पहली वाली है। डायमेंशन ऑफ बी कितनी? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, टी माइनस टू। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख नीचे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख। ऑल सॉलिड कॉमन लिक्विड एंड गैसेस हैव बल्क मॉडुलस। ये तीनों चीजों का होता है, तीनों चीजों में होता है बल्क मॉडुलस। बोल। अरे होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा सॉलिड में, सॉलिड का सबसे ज्यादा। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख। फॉर आइडियल रिजिड बॉडी, आइडियल रिजिड बॉडी बता।
आइडियल रिजिड बॉडी बी इक्वल टू इंफिनिटी, क्यों? स्ट्रेन जीरो, वही वाले कॉन्सेप्ट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, फॉर आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड की क्या पहचान है? ब्रैकेट में लिख ले इनकंप्रेसिबल। जैसे सॉलिड में चेंज नहीं कर सकते ना, ऐसे ही आइडियल लिक्विड में भी चेंज नहीं कर सकते। ब्रैकेट में लिख ले इनकंप्रेसिबल। इसका भी बी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब आगे लिख, फॉर आइडियल गैस, अब इसमें लिख नीचे नंबर 1, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, बोल बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या पहचान है? T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा नियम लगता है? बॉयल्स लॉ। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बता बच्चे, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। ठीक, तो इससे बच्चे जो B आएगी, B अभी मैं निकाल के बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अभी मैं B आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल की, B आइसोथर्मल लिख दिया। B किसका? गैस के लिए आइसोथर्मल का। B आइसोथर्मल किसके बराबर आता है? ये आता है प्रेशर के बराबर। अब तू पूछ कैसे? कैसे जनाब, थोड़ा समझाइए, कहो, पूछ लो। देख, कैसे सीखना चाहते हो? हाँ जल्दी बोलो। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जानते हो? आ जाओ, इधर आ जाओ। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएशन करना जानते हो? एक काम करो, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, इसे दो फंक्शन मान लो, इसे दो फंक्शन मान लो। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन P का क्या हो गया? पहले फंक्शन P का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। उसके साथ dP लिख दे, विदाउट रेस्पेक्ट लिख रहे हैं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dV लिख दे, इंटू फर्स्ट फंक्शन बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोल। तो तू एक काम कर, इससे सॉल्व करके इसे, इसमें से dP अपॉन dV निकाल के बता, निकाल के बता dP अपॉन dV। dP अपॉन dV निकाल लेगा, इसमें से आ जाएगा -P अपॉन V, माइनस, देख इधर, और देख B का फॉर्मूला क्या था? B का फॉर्मूला था एक, मतलब क्या था? डेल्टा P इंटू V। हाँ, तो इसे डिफरेंस, इसे माइनस है भाई, इसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस dP अपॉन dV इंटू V लिख सकेंगे कैसे? अब एक काम कर, माइनस, ये जो dP अपॉन dV है इसकी वैल्यू है, ये डाल दे यहाँ, माइनस P अपॉन V इंटू V, V से V कट गया बराबर P। तो ये B कौन सा आ गया? B आइसोथर्मल आ गया। आया समझ में? है जो ये फॉर्मूला होता था उसी में से निकल के ये P के बराबर आएगा गैस में।
नंबर 2, नंबर 2 है बेटा, बस लास्ट चल रहा है। नंबर 2, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, बता भाई एडियाबैटिक प्रोसेस। Q इक्वल टू कांस्टेंट, हीट का आदान प्रदान नहीं होता। पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, इसमें Q कांस्टेंट रहता। बोल, तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहले क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या इक्वेशन होती है जानते हो क्या? जैसे उसमें बॉयल्स लॉ लगता है ना, इसमें लगता है पॉइजन्स इक्वेशन। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये घबराना नहीं है। अगर ये कोई चीज आ रही है यहां तो आने दो। देख ये इक्वेशन आएगी यहां, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब तुम्हें गामा भी नई चीज लग रही होगी, वेयर गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cv। अभी ये बिल्कुल मत घबराइए, क्या है बस लिख ले यहां। वह ये यूज हो रही है, उसके बाद पूरी थर्मोडायनामिक्स में यही चलेंगी, आराम से समझ में आएगी तेरे। गामा इक्वल टू क्या लिख लिया, Cp अपॉन Cv। बोल, और जैसे यहां डिफरेंशिएशन करा था ऐसे करने के बाद मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख दूं यहां है। बी एडियाबैटिक, बता भाई कितना आता है, इसका आ जाता है गामा पी, गामा पी के बराबर। जैसे मैंने ये करके देखा है ना डिफरेंशिएशन, ऐसे इस वाली इक्वेशन को लिख के करके देख लेना है, कल बताते हैं बाकी। क्लियर हो गया इतना?